अदानी मामले पर जेपीसी की मांग को लेकर कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राजभवन तक मार्च किया। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। उधर बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी ने लंदन में राहुल गांधी के बयान का मुद्दा उठाया और माफी की मांग की। बीजेपी की मांग का कांग्रेस ने विरोध किया। विपक्षी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ विजय चौक तक मार्च किया। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर सियासत लगातार तेज हो रही है। बीजेपी सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर अड़ गई है। बीजेपी ने केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी और काला मास्क लगाकर राजघाट पर 1 घंटे का मौन व्रत भी रखा। मौन व्रत की शुरुआत 11 बजे हुई। इससे पहले कथित घोटाले की फिल्म चलाई गई। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के खिलाफ अभियान चला रही है और लोगों को चिट्ठी बांट रही है। राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारी की शुरुआत कर दी है। दिल्ली और पंजाब के सीएम जयपुर पहुंचे और तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा के बाद जनसभा में केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा और कहा कि मैंने सुना है वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की अच्छी दोस्ती है। गहलोत पर आंच आती है तो वसुंधरा ने पूरी पार्टी उनके लिए खड़ी कर दी। इससे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर केजरीवाल ने वीरांगनाओं के मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा। ईडी के छापे को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब से महागठबंधन की सरकार दोबारा बनी है तब से रेड जारी है और इसके डायरेक्टर हैं अमित शाह। तेजस्वी ने कहा कि उन्हें अपना स्क्रिप्ट राइटर बदलना चाहिए। इस बीच विधानसभा में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच छापेमारी को लेकर चर्चा हुई। उधर परिवार पर चल रहे छापों के बीच तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव पटना के इको पार्क में रोड स्लाइडिंग और मस्ती करते नजर आए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा है। उनके बेहद करीबी नेता सुभाष देसाई के बेटे भूषण देसाई ने सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना का दामन थाम लिया। सीएम शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में बाला साहब के विचार पर चलने वाली सरकार है, इसीलिए लोग हमसे लगातार जुड़ते जा रहे हैं। वहीं भूषण देसाई ने शिवसेना ज्वाइन करने के बाद कहा कि बाला साहब मेरे भगवान हैं और उनके हिंदुत्व के विचारों को एकनाथ शिंदे आगे बढ़ा रहे हैं। उमेश पाल की हत्या के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि अतीक से मिलने के बाद शूटरों ने बरेली सेंट्रल जेल में अतीक के भाई अशरफ से मुलाकात की थी। बरेली पुलिस ने पीलीभीत जेल के सिपाही मनोज कुमार को अरेस्ट कर लिया है। मनोज पर बरेली जेल में बंद अशरफ से शूटरों की मुलाकात करवाने का आरोप है। इस बीच अशरफ ने प्रयागराज कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुकदमे में पेश होने की मांग की है। उधर आज तक से बातचीत में उमेश पाल की पत्नी ने आशंका जताई है कि अगर वक्त पर कार्रवाई नहीं हुई तो राजू पाल की तरह उमेश पाल हत्याकांड का मामला भी दब जाएगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर में मन से कुंवारे लड़कों को शादी करके 3-4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बच्चे पैदा करने के बाद 2 बच्चे राम के लिए दे दो। बागेश्वर बाबा ने कहा कि समझदार के लिए इशारा ही काफी है। जैसे हम 2 भाई हैं तो पिता ने हमसे कहा कि तुम राम की भक्ति करो। बागेश्वर बाबा छतरपुर के रामचरितमानस मैदान में श्री राम सेवा समिति के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। देश में फरवरी महीने में रिटेल महंगाई घटकर 6.44% पर आ गई। जनवरी 2023 में ये 3 महीनों के उच्च स्तर 6.52% और दिसंबर 2022 में 5.72% पर रही थी। 3 महीने पहले नवंबर 2022 में रिटेल महंगाई 5.88% थी। पिछले साल फरवरी 2022 में ये 6.07% रही थी। खाने पीने के सामान की कीमत में मामूली बढ़ोतरी हुई है। वहीं दाल चावल और सब्जियों की कीमतों में थोड़ी कमी आई है, जिसके चलते महंगाई दर में मामूली गिरावट देखने को मिली है। आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम उस खबर से करेंगे जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है और ये खबर है ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में। इस बार भारत की 2 फिल्मों को ऑस्कर अवार्ड मिला है, जिनमें पहला अवार्ड उस नाटू नाटू गाने को मिला है जो मशहूर तेलुगु फिल्म RRR का गाना है, और दूसरा अवार्ड एक शॉर्ट फिल्म को मिला है जो तमिल भाषा में है और इस शॉर्ट फिल्म का नाम है द एलिफेंट विस्परर्स। आज हम आपको वो 5 पॉइंट्स बताएंगे जिससे आप ये बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने के बावजूद भारतीय फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार क्यों नहीं मिलते। और आज जब 2 पुरस्कार मिल गए हैं तो हम ऐसे उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे आज दिवाली का दिन हो। और आज बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स
सुपरहिट फिल्म RRR की टीम को बधाइयां तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन यह पुरस्कार बॉलीवुड के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है। और वो सीख ये है कि जब तक बॉलीवुड रीमेक और रीमिक्स के चक्कर में पड़ा रहेगा, तब तक उनकी फिल्में थोड़ा बहुत पैसा जरूर कमा लेंगी, लेकिन इज्जत तभी मिलेगी जब वो भी मौलिक कहानियों पर फिल्म बनाएंगे, यानी ओरिजिनल कंटेंट बनाएंगे। इसलिए आज का विश्लेषण आप सब के लिए बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि आप सब फिल्में तो देखते ही हैं। अब आप टीवी पर भी देखते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी फिल्में देखते हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी देखते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी थिएटर में जाकर फिल्में देखते हैं। इसलिए ये जो आज का विश्लेषण है, ये आपके मनोरंजन से जुड़ा हुआ है और आपके लिए भी इसमें बहुत सीख छिपी हुई है। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आज का दिन भारतीय सिनेमा के लिए अभूतपूर्व और ऐतिहासिक क्यों है। आपने ऑस्कर अवार्ड्स का नाम तो जरूर सुना ही होगा, क्योंकि हमारे देश में अक्सर जब लोगों को थिएटर पर कोई फिल्म बहुत पसंद आ जाती है तो वो यही कहते हैं कि वाह क्या शानदार फिल्म बनाई है और इसे तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। तो आज हमारे देश को अलग अलग श्रेणी में यही 2 अवार्ड्स मिले हैं, और गर्व करने वाली बात यह है कि इससे पहले इतिहास में कभी भी पूर्ण रूप से भारत में बनी और भारत के ही किसी प्रोडक्शन हाउस द्वारा निर्मित कोई भी फिल्म या गाने को यह अवार्ड नहीं मिला था। इसलिए यह पुरस्कार जीतना भारत के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐतिहासिक भी है और अभूतपूर्व भी है, और इससे आज हर भारतीय को जरूर गर्वान्वित महसूस करना चाहिए। तो अगर आप फिल्में देखते हैं, अगर आप भी थिएटर पर जाते हैं, फिल्मों का शौक रखते हैं, तो आज का विश्लेषण आपके लिए है। ऑस्कर अवार्ड्स को आधिकारिक रूप से एकेडमी अवार्ड्स कहा जाता है, और यह दुनिया का सबसे मशहूर, सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है। हर फिल्म मेकर का और हर कलाकार का यह सपना होता है कि एक दिन उसे ऑस्कर अवार्ड मिले। आप ये समझ लीजिए कि ये फिल्मों में ओलंपिक के गोल्ड मेडल जैसा है, और इसका लाइव प्रसारण दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में होता है। और इस बार के 95वें एकेडमी अवार्ड्स में भारत को 2 पुरस्कार मिले हैं। जैसा मैंने पहले आपको कहा, इन पुरस्कारों को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे भारत को ओलंपिक खेलों में 2 गोल्ड मेडल मिल गए। इनमें पहला अवार्ड सुपरहिट फिल्म RRR के मशहूर गाने नाटू नाटू को मिला है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस गाने ने यह पुरस्कार बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की श्रेणी में जीता है। और इस गाने की खूबसूरती यह है कि इसमें अभिनेता रामचरण और NT रामाराव जूनियर अपने डांस के जरिए अंग्रेजों को चुनौती देते हैं और अंग्रेजों को हरा भी देते हैं। और इस गाने के म्यूजिक कंपोजर हैं MM केरावानी, और ये गाना लिखा है गीतकार चंद्र बोस ने। इसलिए आप सबकी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से इस टीम को बहुत बहुत बधाई। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और पूरी दुनिया आज उन्हें बधाई दे रही है, पुरस्कार दे रही है। और यह गाना वाकई में इतना अच्छा था, योग्य है, पूरी योग्यता रखता है कि इसे ऑस्कर अवार्ड मिलना ही चाहिए था। वैसे जब कोई गाना, उसका संगीत, उसके बोल और उसका अर्थ किसी दूसरे गाने से प्रेरित और प्रभावित ना हो, और वो किसी दूसरे गाने की नकल ना होकर मूल रूप से पूरी तरह वास्तविक और असली हो, तो ऐसे गाने को ओरिजिनल सॉन्ग माना जाता है, यानी मौलिक गाना माना जाता है। और इस श्रेणी में ऐसे गानों को ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, और यही इस गाने की सबसे बड़ी खूबी भी है, सबसे बड़ी उपलब्धि भी है। और यहां पर आपके लिए 2 बातें और नोट करने वाली हैं। पहली बात यह कि इस गाने के बोल, इसका निर्देशन, इसका संगीत और इसे अपनी आवाज देने वाले गायक सभी भारतीय हैं, यानी सारी जो टीम है वो भारतीय कलाकारों की टीम है। पूरी तरह 100% मेड इन इंडिया कंटेंट है, और इस लिहाज से यह ऑस्कर अवार्ड जीतने वाला देश का पहला गाना है, जिसे आप कह सकते हैं कि पहली बार पूरी तरह से मेड इन इंडिया कंटेंट ने ऑस्कर अवार्ड जीता है। दूसरी बात यह कि दक्षिण एशियाई देशों में भी इस श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाला अब यह पहला गाना बन गया है, ना सिर्फ भारत का बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का। दक्षिण एशियाई देशों का हमारा मतलब है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इस पूरे इलाके में पहली बार किसी गाने ने यह अवार्ड जीता है। दूसरा ऑस्कर अवार्ड भारत की एक डॉक्यूमेंट्री को मिला है, जिसका नाम है द एलिफेंट विस्परर्स, और यह अवार्ड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में मिला है। और आप यह भी कह सकते हैं
कि द एलिफेंट विस्परर्स भारत की पहली ऐसी स्वदेशी फिल्म है जिसने यह पुरस्कार जीता है, यानी पहली पूरी तरह से मेड इन इंडिया फिल्म है जिसने पुरस्कार जीता है। और इन दोनों अवार्ड्स में 5 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन 5 बातों में ही इस खबर का पूरा सार है, इस खबर का पूरा विश्लेषण और इन पुरस्कारों का पूरा सार आपके लिए छिपा हुआ है। तो ये पुरस्कार मिले हैं, क्यों मिले हैं, कहां मिले हैं, ये सब तो आपने सब जगह देख लिया होगा, लेकिन आज हम आपको इन पुरस्कारों का एक बिल्कुल अलग तरह का विश्लेषण दिखाएंगे। पहली बात तो यह है कि इन दोनों में से एक भी फिल्म बॉलीवुड की नहीं है, यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक भी फिल्म नहीं है, बल्कि ये दोनों ही फिल्में दक्षिण भारत की हैं, साउथ इंडिया की हैं। दूसरी बात यह कि इन दोनों ही फिल्मों में भारत की संस्कृति को दर्शाया गया है और ये फिल्में भारतीय संस्कृति को लेकर शर्मिंदगी का भाव पैदा नहीं करती, बल्कि गर्व का भाव पैदा करती हैं। इन फिल्मों में यह दिखाया गया है कि कैसे भारत की संस्कृति, उसका इतिहास, उसकी क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय संस्कृति, उसकी विरासत पूरी दुनिया से अलग भी है और पूरी दुनिया से अद्भुत है। जबकि आपने देखा होगा बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों में ऐसा नहीं दिखाया जाता है। तीसरी बात यह है कि ये दोनों ही फिल्में क्रिएटिव होने के साथ साथ 100% ओरिजिनल यानी असली है और इनमें विदेशी फिल्मों से कोई सीन या कोई धुन कॉपी नहीं की गई है। और असल में ये दोनों अवार्ड्स रीमेक बनाने वाले बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। चौथी बात यह है कि ये फिल्में क्षेत्रीय भाषाओं में बनी है। RRR जो फिल्म है ये तेलुगु भाषा की फिल्म है और जिस नाटू नाटू गाने को ऑस्कर अवार्ड मिला है वो भी तेलुगु भाषा में ही है। और द एलिफेंट विस्परर्स फिल्म तमिल भाषा में बनी है जिसे हिंदी में डब किया गया, यानी एक फिल्म तमिल है, एक तेलुगु है और बाद में इन्हें डब करके इनके जो डब्ड वर्जन्स थे हिंदी में और दूसरी भाषाओं में, अंग्रेजी में, उन्हें फिर बाद में रिलीज किया गया। पांचवी बात यह है कि यह पुरस्कार बॉलीवुड के उन बड़े बड़े स्टार्स के लिए बहुत बड़ा सबक है जो काम तो हिंदी फिल्मों में करते हैं लेकिन जब शूटिंग पर जाते हैं, सेट पर जब जाते हैं तो बातें अंग्रेजी में ही करते हैं। फिल्म बनाने का पूरा जो भाषा होती है वो अंग्रेजी की ही होती है, स्क्रिप्ट भी उन्हें अंग्रेजी में ही चाहिए होती है और अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए वो इंटरव्यू भी अंग्रेजी भाषा में ही देना चाहते हैं। तो ये पुरस्कार बॉलीवुड के ऐसे कलाकारों के लिए शायद एक तमाचे की तरह है जो काम तो हिंदी फिल्मों में करते हैं लेकिन सोचते अंग्रेजी में है। आज जब अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर के मशहूर डॉल्बी थिएटर में फिल्म RRR के नाटू नाटू गाने और भारत की शॉर्ट फिल्म को यह अवार्ड दिया गया तो इस दौरान पूरा हॉल तालियों के शोर से गूंज रहा था। इसलिए आप इन अभूतपूर्व तस्वीरों को देखिए जो आपका सीना भी आज गर्व से चौड़ा कर देगी। तो जो बात किसी भी भारतीय को बहुत अच्छी लगेगी आज वो ये कि इस हॉल में जहां ये पुरस्कार दिए जा रहे थे वहां पर जय हिंद गूंज रहा था। दूसरी बड़ी बात जो अगर आपने यहां पर देखी हो, वेस्टर्न गाउन्स के इस भीड़ में एक साड़ी भी दिखाई दी, एक बिंदी भी दिखाई दी। भारत के कल्चर, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति, भारत की भाषा दिखाई दी। ये भारत के लिए कितनी बड़ी बात है। और जैसा मैंने आपको पहले कहा था, अगर आप इन पुरस्कारों के बारे में पूछें मुझसे तो ये पुरस्कार ऐसे ही हैं जैसे ओलंपिक खेल होते हैं। ये फिल्मों का ओलंपिक्स है और फिल्मों के ओलंपिक्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है और एक नहीं बल्कि 2-2 गोल्ड मेडल जीते हैं। अब बड़ी बात यह है कि भारत को इतना समय क्यों लगा। इसलिए इस सवाल पर आते हैं कि आखिर भारत में बनी किसी भी स्वदेशी फिल्म या किसी गाने को ऑस्कर अवार्ड जीतने में 93 वर्ष का समय क्यों लगा। ऑस्कर्स यानी एकेडमी अवार्ड्स की शुरुआत वर्ष 1929 में हुई थी, लेकिन इन 93 वर्षों के दौरान कभी भी भारत की किसी भी स्वदेशी फिल्म को किसी भी श्रेणी में यह पुरस्कार नहीं मिला। वर्ष 1982 में भारत की मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर जिनका नाम था भानु अथैया, उन्हें मशहूर फिल्म गांधी के लिए, गांधी नाम की फिल्म के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड मिला था, ऑस्कर अवार्ड मिला था। लेकिन इस फिल्म का निर्देशन ब्रिटेन के एक डायरेक्टर ने किया था और यह फिल्म भी भारत में नहीं बनी थी, भारत के बारे में जरूर थी लेकिन यह फिल्म भारत में नहीं बनी थी। भारतीय सिनेमा की इसमें भूमिका ना के बराबर थी। तो क्योंकि फिल्म का नाम गांधी था, फिल्म महात्मा गांधी के ऊपर बनी थी, फिल्म का जो बैकग्राउंड था वो भारत था, इसलिए बहुत सारे लोगों को लगा कि भारत ने इस पुरस्कार को जीता है।
लेकिन ये जो पूरी यूनिट थी, जो प्रोडक्शन हाउस था, डायरेक्टर था, ये सब विदेशी लोग थे। इसी तरह वर्ष 1992 में मशहूर लेखक और डायरेक्टर सत्यजीत रे को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, लेकिन यह अवार्ड भी किसी फिल्म को लेकर नहीं था, बल्कि यह अवार्ड उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया गया था। उनके पूरे जीवन में जो उनकी जो उपलब्धि थी उसके लिए दिया गया था। और फिर वर्ष 2009 में AR रहमान ने 2 अलग अलग श्रेणियों में यह अवार्ड जीता था, लेकिन उन्हें यह अवार्ड जिस स्लम डॉग मिलेनियर नाम की फिल्म के लिए मिला था, वो फिल्म भारत के किसी प्रोडक्शन हाउस द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि यह भी एक विदेशी फिल्म थी भारत के बारे में, लेकिन विदेशी फिल्म थी। यानी इस हिसाब से देखें तो ऑस्कर अवार्ड्स के 93 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी मेड इन इंडिया फिल्म ने यह उपलब्धि हासिल की है। लेकिन सवाल वही है कि यह अवार्ड जीतने में हमें इतने वर्ष क्यों लग गए। भारतीय सिनेमा की शुरुआत वर्ष 1913 में हुई थी, यानी जब भारत में पहली फिल्म बनी थी 1913 में, और तब राजा हरिश्चंद्र नाम की पहली फीचर फिल्म थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। यह भारत में बनी पहली फिल्म थी। और इसके बाद भारतीय सिनेमा का एक ऐसा दौर आया जब हम हर साल 1000 से ज्यादा फिल्में बनाने लगे, और इस मामले में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया, और हमारे देश में फिल्मों को धर्म के बराबर स्थान मिलने लगा। हमारे देश में आपने देखा ही होगा, बॉलीवुड के जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, उन्हें लोग भगवान की तरह उन्हें फॉलो करते हैं, पूजते हैं, उन्हें देखने के लिए जाते हैं। आज भी हमारे देश में लोग सोचते हैं कि किसी बड़े बॉलीवुड हीरो की एक झलक मिल जाए तो उसी से वो सोचते हैं कि उनका जीवन बन गया। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वर्ष 1913 से 2023 के बीच हमारे देश में 82,000 से ज्यादा फिल्में रिलीज हुई हैं, 82,000 से ज्यादा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पिछले 100 वर्षों में इनमें से एक भी फिल्म ऑस्कर अवार्ड नहीं जीत पाई। इसके अलावा इन 82,000 फिल्मों में से सिर्फ 13 फिल्में ही अब तक ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुई हैं, जिनमें 1958 में आई फिल्म मदर इंडिया और फिर वर्ष 2001 में आई फिल्म लगान अंतिम चरण में गई थी, फाइनल राउंड तक गई थी, लेकिन तब ये फिल्में भी इस अवार्ड को जीतने से चूक गई थी। तो सोचने वाली बात यही है कि आज तक भारत में बॉलीवुड द्वारा बनाई गई किसी भी फिल्म को कोई ऑस्कर अवार्ड क्यों नहीं मिला, जबकि हमारे देश में कितने बड़े बड़े और महान कलाकार रहे हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स रहे हैं, निर्देशक रहे हैं। दादा साहब फाल्के, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, गुरुदत्त, किशोर कुमार, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, अमिताभ बच्चन समेत कितने बड़े बड़े कलाकारों ने भारत में फिल्में बनाई और इन फिल्मों में काम किया। और अगर आप आगे के लोगों को भी जोड़ना चाहें तो आप शाहरुख खान का नाम भी उसमें जोड़ सकते हैं, सलमान खान का नाम भी जोड़ सकते हैं। लेकिन इन फिल्मों को कभी भी ऑस्कर पुरस्कार नहीं मिला। और जो बॉलीवुड हर साल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाता है और फिल्में बनाने के मामले में हॉलीवुड से भी आगे है, उस बॉलीवुड का एक भी कलाकार अपनी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड के मंच तक कभी पहुंच नहीं पाया। किसी कलाकार को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि किसी मेड इन इंडिया फिल्म के लिए वो ऑस्कर पुरस्कार के मंच तक जा सके। आप में से बहुत सारे लोगों को यह बात पता नहीं होगी कि पूरी दुनिया में हर साल सबसे ज्यादा औसतन 1,500 फिल्में सालाना भारत में बनती हैं, और इनमें भी ज्यादातर फिल्में अकेले बॉलीवुड में बनती हैं, यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बनती हैं, जबकि हॉलीवुड हर साल औसतन 700 फिल्मों का ही निर्माण करता है। तो अंतर देखिए हॉलीवुड और बॉलीवुड में। हॉलीवुड में बनती हैं लगभग 700 फिल्में हर साल, हमारे यहां बनती हैं 1500 फिल्में, हॉलीवुड से डबल। लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड्स हॉलीवुड की फिल्मों को ही मिलते हैं, और बॉलीवुड की फिल्में कभी ऐसा कोई पुरस्कार जीत नहीं पाती। इसमें भी जिन 2 फिल्मों ने यह पुरस्कार जीता वो बॉलीवुड की नहीं है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की नहीं है, बल्कि वो दक्षिण भारत की है। इसलिए जो गलतफहमी हमारे देश में लोगों को होती है वो ये कि बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा को आप एक बॉलीवुड भारतीय सिनेमा का हिस्सा है, लेकिन बॉलीवुड अकेला भारतीय सिनेमा नहीं है। भारतीय सिनेमा में बॉलीवुड के अलावा बहुत कुछ है। भारतीय सिनेमा का बॉलीवुड एक छोटा सा हिस्सा है। आज आप खुद सोचिए कि दक्षिण भारत की फिल्मों में और बॉलीवुड की फिल्मों में आखिर ऐसा क्या फर्क है कि दक्षिण भारत की फिल्में तो ऑस्कर जैसे अवार्ड जीत रही हैं। उत्तर भारत के हिंदी बोलने वाले दर्शकों को भी अब दक्षिण भारत की फिल्में ही अच्छी लग रही हैं, लेकिन बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्में ना तो पुरस्कार जीत पा रही हैं और ना ही अब पैसा कमा पा रही हैं, और ना ही हिंदी बोलने और समझने वाले दर्शक बॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं, बल्कि उन्हें
दक्षिण भारत की फिल्में ज्यादा अच्छी लग रही हैं। तो इसका कारण क्या है? इनमें पहला कारण है दूसरी फिल्मों की नकल करना या उनसे प्रभावित होकर फिल्में बनाना और फिर गाने बनाना। बॉलीवुड में हर दौर में कला से ज्यादा पैसे को महत्व दिया गया है और यही वजह है कि बॉलीवुड ने फिल्में तो बहुत बड़ी बड़ी शानदार फिल्में बनाई, लेकिन उन फिल्मों में वास्तविकता यानी असलीपन, जो ओरिजिनलिटी, जो जिसको आप कहते हैं मौलिकता, वो नहीं थी। ज्यादातर फिल्में या तो विदेशी या फिर क्षेत्रीय फिल्मों से प्रभावित होती थी या फिर उनका रीमेक होती थी और ये दौर समय के साथ साथ आज तक चला आ रहा है। अगर आप दशकों तक चले जाएं, आप देखेंगे कि बॉलीवुड ने 1960, 1970, 1980 और 90 के दशक में भी जो गाने और फिल्में ज्यादातर बनाए वो या तो विदेशी फिल्मों से प्रभावित होते थे या फिर कहीं ना कहीं किसी दूसरे देश से या अपने ही यहां किसी दूसरी भाषा की फिल्म से प्रभावित होते थे। और बहुत सारे हमारे देश में मशहूर गानों की धुनें भी बाहर से ली गई थी, विदेशी गानों से प्रभावित थी। इससे ये गाने और फिल्में भारत में तो लोकप्रिय बहुत हुए, बॉलीवुड ने इनके जरिए पैसा भी बहुत कमाया, लेकिन क्योंकि बॉलीवुड का कंटेंट पूरी तरह असली नहीं था, इसलिए बॉलीवुड की फिल्मों को पैसा तो मिला लेकिन बड़े बड़े और प्रतिष्ठित पुरस्कार नहीं मिले, जबकि दक्षिण भारत की फिल्मों में ऐसी गलती नहीं की गई। अगर आप वापस थोड़ी देर के लिए मैं आपको लेकर जाऊं तो आप देखेंगे कि लगान और मदर इंडिया दो ऐसी फिल्में हैं जो ऑस्कर अवार्ड के फाइनल राउंड तक पहुंची हैं। अगर आप लगान फिल्म भी देखें तो ये एक मौलिक कहानी थी, भारत के बारे में थी, गुलामी के दौर की कहानी थी, भारत की संस्कृति थी, भारत की कल्चर थी, भारत के लोगों की कहानी थी। और अगर आप मदर इंडिया भी देखेंगे तो वो भी भारत की एक मौलिक कहानी थी। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के पुरस्कार जीतने हैं तो आपको मौलिक कहानी लिखनी पड़ेगी, मौलिक फिल्म बनानी पड़ेगी, मौलिक धुनें बनानी पड़ेगी बिना किसी से प्रभावित हुए, और अपने कंटेंट पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। दक्षिण भारत में भी विदेशी फिल्मों के रीमेक बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि वहां रीमेक्स नहीं बनते, लेकिन इसके साथ ही दक्षिण भारत में अलग अलग तरह के बहुत सारे प्रयोग और क्षेत्रीय भाषाओं के साथ बहुत सारे कंटेंट, वहां के कल्चर को दिखाते हुए वहां पर जो फिल्में हैं वो बनाई गई जो ओरिजिनल थी। तो अगर आप देखेंगे दक्षिण भारत की फिल्मों में आज भी आपको भारत की संस्कृति का जो मंचन है वो कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह कि बॉलीवुड मुंबई तक सीमित रह गया और बॉलीवुड के कलाकारों ने मुंबई में बड़े बड़े महंगे घर खरीदने को, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े बंगलों में रहने को ही अपनी असली पूंजी मान लिया और वो असली कंटेंट से दूर होते चले गए और बॉलीवुड एक फैक्ट्री की तरह बन गया जहां पर पैसा कमाने के लिए लगातार हर हफ्ते कई कई फिल्में बनती हैं, हर महीने कई कई फिल्में बनती हैं और फिल्में बनाने के पीछे एक ही मकसद होता है कि पैसा कमाना है। जबकि एक कलाकार की असली पूंजी बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, स्टारडम और बैंक बैलेंस नहीं होता, बल्कि उसकी असली पूंजी होती है उसकी अपनी कला और उस कला को वो कितनी आगे तक लेकर गया, यानी उस कला को उसने आगे कितना निखारा और उसमें उसका अपना कितना है। लेकिन कड़वा सच ये है कि बॉलीवुड में एक ऐसा इकोसिस्टम अब बन चुका है जो पुरस्कार दिलाने वाली नहीं बल्कि पैसा कमाकर देने वाली फिल्मों को प्राथमिकता देता है। आज अगर कोई लेखक बॉलीवुड के किसी बड़े डायरेक्टर के पास जाए और कहे कि उसने एक ऐसी फिल्म लिखी है जो ऑस्कर अवार्ड जीत सकती है, तो शायद वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर यही कहेगा कि उसे पुरस्कार नहीं बल्कि पैसा कमाकर देने वाली फिल्म बनानी है और वो इसके लिए उस फिल्म के अंदर कुछ ऐसे फॉर्मूले डालेगा जिनको वो समझते हैं कि ये हिट फिल्मों के फॉर्मूले हैं। जैसे कोई आइटम सॉन्ग डाल दिया जाएगा, कुछ खास तरीके के सीन और डाल दिए जाएंगे और आजकल तो नया फैशन है उसमें अश्लील भाषा भी डाल दी जाती है, ये सोचकर कि ये फिल्में ज़्यादा चलती हैं। तो आपने देखा होगा हमारी जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है वो एक सेट पैटर्न और एक सेट फॉर्मूले के तहत काम करती है, जैसे एक फैक्ट्री में होता है और वहां पर एक जैसी फिल्में लगातार बनती चली जाती हैं। नकली और असली की इस लड़ाई को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि जैसे चित्रकार दो तरह के होते हैं। एक चित्रकार वो जो मूल रूप से चित्रकारी करता है, मूल रूप से असली पेंटिंग बनाता है, मौलिक पेंटिंग बनाता है। दूसरा वो होता है जो नकल करता है। नकल करने वाला चित्रकार हो सकता है ज्यादा पेंटिंग्स बनाए और ज्यादा बेच भी दे, लेकिन उसे कभी कोई पुरस्कार नहीं मिलता और ना ही उसकी पेंटिंग्स के लिए ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन जो चित्रकार असली पेंटिंग की वजह से साल में कम पेंटिंग्स बनाता है उसे पुरस्कार भी मिलते हैं और उसकी कला के लिए उसे पैसा भी बहुत
बड़ा मिलता है। इसीलिए जो पेंटिंग्स का बाजार है उसमें मौलिक पेंटिंग्स जो होती हैं बड़े बड़े कलाकारों की, वो कहीं ज्यादा दाम पर बिकती हैं। तो आप बॉलीवुड को दूसरी तरह का चित्रकार मान सकते हैं, जो ज्यादा फिल्में तो बना रहा है लेकिन वो सारी फिल्में बाहर की या दूसरी फिल्मों से प्रभावित होती हैं, रीमेक होती हैं, गाने रीमिक्स होते हैं। अगली बात यह है कि बॉलीवुड ने धर्मनिरपेक्ष दिखने के लिए बहुत सारी फिल्में ऐसी बनाई जो भारतीय संस्कृति को लेकर शर्मिंदगी का भाव लोगों के मन में पैदा करती हैं, जो हिंदुत्व को लेकर भी अक्सर शर्मिंदगी का भाव पैदा करते हैं, और वो धर्म को लेकर एक ऐसा बैलेंस बैठाना चाहते हैं जिससे सभी लोग खुश रह सकें। लेकिन दक्षिण भारत की फिल्मों में ऐसा नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए जिस शॉर्ट फिल्म ने आज ऑस्कर अवार्ड जीता, वो फिल्म रघु नाम के एक ऐसे हाथी के जीवन पर आधारित है जिसे एक पति पत्नी द्वारा गोद लिया जाता है और फिर दोनों पति पत्नी उसका पालन पोषण करते हैं। और ये फिल्म बताती है कि भारतीय संस्कृति कैसे इंसानों और जानवरों के बीच एक संवाद का काम करती है, कैसे हम जानवरों को भी अपने परिवार का एक सदस्य मानते हैं। और बड़ी बात यह है कि इस फिल्म में हाथी को गोद लेने वाले दंपति को साधारण रूप में ही दिखाया गया है, जैसे वो दिखते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसे रहते हैं, असल में वैसा ही दिखाया गया है। लेकिन यही फिल्म अगर पूरी तरह से शायद बॉलीवुड में बनती तो इसमें इस पति पत्नी के शायद कपड़े बदल दिए जाते, नाम बदल दिए जाते, हो सकता है धर्म बदल दिया जाता, और आपको ये लोग उस परिवेश में शायद दिखाई नहीं देते जो इस फिल्म के लिए जरूरी होता। और इसमें बहुत सारे नए फॉर्मूले लगा दिए जाते, बहुत सारे नए लेंस लगा दिए जाते, जिससे यह देखा जाता कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होनी चाहिए। आज दक्षिण भारत की ज्यादातर फिल्मों में भारतीय संस्कृति, वहां की क्षेत्रीय भाषाओं और वहां की विरासत को बहुत खूबसूरती से दिखाया जाता है, जिसमें वो शर्मिंदा नहीं होते, जिससे ये फिल्में वास्तविकता के बहुत करीब दिखती हैं और दुनिया को बहुत प्रभावित कर रही हैं। लेकिन बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में भारतीय संस्कृति को लेकर ऐसा भाव नहीं होता। कई बार तो भारतीय संस्कृति का उनमें कॉमेडी के नाम पर मजाक उड़ाया जाता है, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मजाक उड़ाया जाता है। यानी इन फिल्मों में भारतीयता सही रूप से उभर कर आती नहीं। इसलिए आज हमें यह लगता है कि बॉलीवुड ने फिल्मों को एक दुकान की तरह बना दिया है, जिसकी वजह से उसकी फिल्में आज पैसा और पुरस्कार दोनों ही मामलों में दक्षिण भारत की फिल्मों से पीछे हैं। कुछ समय पहले आरआरआर फिल्म के डायरेक्टर एस राजामौली ने यह कहा था कि बॉलीवुड और दक्षिण भारत की फिल्मों में अंतर है। उनके इस बयान का एक अंश आज आपको जरूर मैं सुनाना चाहता हूं, जब उन्होंने खुद ही कहा था कि यह बॉलीवुड की फिल्म नहीं है। तो आरआरआर में ऐसा क्या है कि ये एक तेलुगु फिल्म है और इसे पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, हर भाषा के लोग देख रहे हैं। हिंदी भाषी लोग भी बॉलीवुड की फिल्मों को छोड़कर तेलुगु भाषा की इस फिल्म का जो डब्ड वर्जन है उसे देख रहे हैं और इस फिल्म को पुरस्कार भी मिल रहे हैं। और अगर आपने नहीं देखी है तो आप भी देखिए और अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए कि इस फिल्म में आखिर ऐसा क्या था जो ना सिर्फ भारत के लोगों को पसंद आ रहा है बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को पसंद आ रहा है। और इस फिल्म में आपको एक अलग भाव नजर आएगा। वो भाव ये है कि इस फिल्म को जब आप देखेंगे तो पहले सीन से आखिरी सीन तक आपको इसमें भारतीयता पर एक गर्व की भूमिका, एक गर्व की बात महसूस होगी। आपको लगेगा कि जिस व्यक्ति ने, जो लेखक है जिसने फिल्म लिखी है, जिस निर्देशक ने इस फिल्म को बनाया है, उसे भारतीय होने पर, उसे अपने धर्म पर, उसे अपनी संस्कृति पर गर्व है। वो इसे लेकर शर्मिंदा नहीं है। फिल्म बनाते हुए उसे यह डर नहीं लग रहा कि इस देश का धर्मनिरपेक्ष गैंग, इस देश का लिबरल गैंग आगे आकर उसे क्या कहेगा। उसे यह डर नहीं लग रहा कि दूसरे धर्म के लोग कहीं इस पर आपत्ति ना कर दें। और वो सबको खुश करने भी नहीं निकला है। वो एक फिल्म मेकर है, उसने एक फिल्म बनाई है, बहुत शानदार और भव्य फिल्म बनाई है और ये 100% भारत की फिल्म है। बॉलीवुड की फिल्में ना तो ऑस्कर जैसे अवार्ड जीत पाई, और बॉलीवुड ने जिन अवार्ड फंक्शंस की नींव रखी भी, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अवार्ड नहीं दिए जाते, हमारे देश में भी पुरस्कार दिए जाते हैं। आपने देखा होगा अलग अलग प्राइवेट चैनल्स पर इस तरह के अवार्ड फंक्शंस का कंटेंट आपके सामने आता है। अवार्ड फंक्शन नाइट्स चलती रहती है जिसमें हमारे देश के बड़े बड़े फिल्म स्टार आकर नाचते हैं, कॉमेडी करते हैं, आपका मनोरंजन करते हैं और अवार्ड भी लेते हैं। लेकिन ये सारे जो पुरस्कार हैं ये सिर्फ एक शानदार ग्लैमरस स्टेज शो बनकर रह जाते हैं, जहां उन कलाकारों को ही पुरस्कार मिलता है जो स्टेज पर आकर परफॉर्म करने के लिए सहमति दे देते हैं। यानी जो परफॉर्म करता है पुरस्कार भी उसे ही मिलता है।
जो परफॉर्म करने से मना कर देता है उसे पुरस्कार नहीं मिलता। और ज़्यादातर जो स्टार्स हैं, जो बड़े स्टार हो जाते हैं, वो परफॉर्म भी करते हैं, आयोजकों से पैसा भी लेते हैं और साथ ही पुरस्कार भी लेते हैं। इसलिए इन पुरस्कारों के अक्सर कोई मायने नहीं रहते और ये पुरस्कार अक्सर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और यही बात आज आपको समझनी है। वैसे आज बॉलीवुड की जो मशहूर एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण, उनकी भी बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि नाटू नाटू गाने का ये जो अवार्ड मिला, उससे पहले वहां पर एक शानदार परफॉर्मेंस हुई और इस अवार्ड की जो घोषणा हुई, अनाउंसमेंट हुई, वो खुद दीपिका पादुकोण ने मंच पर आकर की। और ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि एक भारतीय अभिनेत्री को चुना गया कि वो ऑस्कर अवार्ड के मंच पर जाए और अनाउंस करे इस अवार्ड को। लेकिन हमें साथ ही यह भी लगता है कि यह बॉलीवुड के लिए गर्व की बात नहीं हो सकती, क्योंकि उसके कलाकारों को इस मंच पर पुरस्कार लेने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ घोषणा करने के लिए ही बुलाया जा रहा है। आयोजकों ने यह बता दिया कि आपकी भूमिका बस इतनी है कि आप मंच पर आइए, अपना अपीयरेंस फी अगर लेना है तो ले लीजिए, और आपको सिर्फ अनाउंस करके, घोषणा करके चले जाना है, अवार्ड आपको नहीं मिल रहा। अब हम आपको इस शानदार नाटू नाटू गाने के बारे में भी कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। पहली बात, यह गाना तेलुगु और हिंदी दोनों भाषाओं में मौजूद है और इसे YouTube पर 20 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया है। दूसरा, इस गाने को रशिया और यूक्रेन युद्ध से ठीक पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन के बाहर शूट किया गया था और इस गाने को वहां शूट करने की मंजूरी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद दी थी। यानी इसमें ज़ेलेंस्की का भी रोल है, क्योंकि आप जानते हैं ज़ेलेंस्की खुद एक एक्टर हैं, इसलिए वो इस तरह की चीजों को बढ़ावा देते हैं। तीसरा, इस गाने में जो शानदार हुक स्टेप दिखाया गया है, उसके 80 से ज्यादा वेरिएंट्स थे और गाने में दिखाए गए हुक स्टेप को चुनने के लिए 18 से ज्यादा टेक्स लिए गए। और चौथा, यह गाना भारतीय संस्कृति, भारतीय लोगों के खान पान और भारत के लोगों के स्वभाव के बारे में बताता है और इसके बोल नाटू नाटू का हिंदी में अर्थ है नाचो नाचो। आज हम भारत को मिले इन दो पुरस्कारों की योग्यता पर बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहे हैं, इसलिए यह बात आप पहले से अपने जहन में रख लीजिए कि ये जो पुरस्कार मिले हैं योग्यता के आधार पर मिले हैं। और चाहे फिल्म RRR हो, ये गाना नाटू नाटू हो, या फिर दूसरी डॉक्यूमेंट्री हो जिसे ये पुरस्कार मिला है, ये बहुत मौलिक कंटेंट था, बहुत सुंदर शानदार कंटेंट था और इसे पुरस्कार मिलना ही चाहिए था। लेकिन ये जो ऑस्कर अवार्ड वाले हैं, ये जो इनके आयोजक हैं, ये अचानक अब क्यों जाग रहे हैं? इन्हें अचानक आज हमारी याद क्यों आने लगी है? एक सच्चाई ये भी है कि अब हॉलीवुड की फिल्मों के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार बन चुका है और हो सकता है कि ऑस्कर्स की खुद की गिरती साख और गिरती लोकप्रियता को बचाने के लिए अब वो भारत के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में ऑस्कर अवार्ड्स की जो व्यूअरशिप है उसमें ऐतिहासिक गिरावट आई है। अब लोग इसे देखते नहीं, पहले तो लोग छुट्टी लेकर रात रात भर जागकर इसे देखा करते थे। वर्ष 1998 में इस अवार्ड फंक्शन को दुनिया भर में टेलीविजन पर 5.5 करोड़ लोगों ने लाइव देखा था, लेकिन इसके बाद से इसकी व्यूअरशिप घटती चली गई और होते होते वर्ष 2021 में सिर्फ 1 करोड़ लोगों ने ही इस अवार्ड फंक्शन को टीवी पर लाइव देखा था। 5 करोड़ से 1 करोड़ रह गए। और यही वजह है कि 2022 में जब मशहूर हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ ने ऑस्कर अवार्ड्स के दौरान मशहूर कॉमेडियन क्रिस रॉक को अपनी पत्नी का मजाक उड़ाने पर थप्पड़ मारा था, तो इससे इस अवार्ड फंक्शन की टीवी रेटिंग और व्यूअरशिप बहुत बढ़ गई और ये 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक पहुंच गई। यानी वो जो थप्पड़ है उसने 50 लाख की व्यूअरशिप बढ़ा दी। हालांकि 1998 के मुकाबले अब भी बहुत कम है और अगर इसकी व्यूअरशिप टीवी और सोशल मीडिया पर बढ़ानी है तो भारत उस लिहाज से एक बहुत बड़ा बाजार है। और आपको याद होगा ये 2022 में ये किस्सा हुआ था जब विल स्मिथ ने एक थप्पड़ मारा था और तब बहुत सारे लोगों ने इस पर भी शक जताया था, इस घटनाक्रम पर, और तब दुनिया में बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा कि ये एक गिमिक है, यानी एक तरकीब है ऑस्कर अवार्ड के इस फंक्शन की व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए। और ये तो एक्टर्स हैं, ये व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये असलियत में नहीं हुआ बल्कि शायद एक्टिंग की गई है ताकि दुनिया भर के लोग इस थप्पड़ की वजह से ही सही लेकिन ऑस्कर अवार्ड्स फंक्शन को देख लें। और भारत के लोग इस अवार्ड फंक्शन में तभी दिलचस्पी लेंगे जब हमारे देश की फिल्में इस मंच तक पहुंचेंगी।
तो एक थ्योरी यह भी है कि अब हॉलीवुड को भारत के लोगों की जरूरत है और वो भारत के लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन पहुंचेंगे तब जब भारत की फिल्मों को और भारत के बड़े बड़े कलाकारों को, भारत के कंटेंट को पश्चिमी देशों में स्वीकार्यता मिलेगी और पुरस्कार मिलेंगे। दूसरी बात, भारत में जब से हॉलीवुड की फिल्में करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रही हैं और हॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस भारत में आ रहे हैं और भारत की कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर शुरू कर रहे हैं, तो उसका असर भी इन पुरस्कारों पर हो सकता है, जो शायद अभी दिख भी रहा है। वर्ष 2021 में दक्षिण भारत की फिल्मों ने सबसे ज्यादा 2,500 करोड़ रुपए कमाए थे भारत में। बॉलीवुड की फिल्मों ने सिर्फ 800 करोड़ रुपए कमाए और हॉलीवुड की फिल्मों ने 500 करोड़ रुपए कमाए। यानी अगर आप देखेंगे तो हॉलीवुड की फिल्मों ने और बॉलीवुड की फिल्मों में अब ज्यादा अंतर नहीं बचा है। ये भारतीय सिनेमा में जो आप सब लोग देखते हैं भारत में, उसका एक ब्रेकअप है। सबसे ज्यादा कमाई की है दक्षिण भारत की फिल्मों ने 2,500 करोड़, दूसरे नंबर पर बॉलीवुड की हिंदी फिल्में 800 करोड़, तीसरे नंबर पर हॉलीवुड। अब हॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या चाहते हैं, उनकी नजर बॉलीवुड के शेयर पर है और वो चाहते हैं कि हॉलीवुड की फिल्में अब 500 नहीं, अगली बार 1,000 करोड़ रुपए कमाएं और बॉलीवुड तीसरे नंबर पर आ जाए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले कुछ वर्षों में दक्षिण भारतीय फिल्में नंबर 1 पर हों, उसके नंबर 2 पर उसके बाद हॉलीवुड की फिल्में आ जाएंगी और नंबर 3 पर बॉलीवुड आ जाएगा। भारत में हॉलीवुड की फिल्में अब हिंदी के साथ तेलुगु, तमिल और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में भी डब होकर रिलीज हो रही हैं। हॉलीवुड के मशहूर वार्नर ब्रदर्स, डिज्नी, फॉक्स और ड्रीमवर्क्स जैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस और कंपनियां अब भारत में आकर निवेश कर रहे हैं और जॉइंट वेंचर्स भी शुरू कर रहे हैं यहां के प्रोडक्शन हाउस के साथ, जिससे यह पता चलता है कि हॉलीवुड भारत को एक बहुत बड़े बाजार के रूप में देख रहा है और इसकी वजह से शायद अमेरिका में होने वाले ऑस्कर अवार्ड्स जैसे जो पुरस्कार हैं, उनमें भारतीय फिल्मों की ताकत अब देखने को मिल रही है। आपको याद होगा, बहुत वर्ष पहले सुष्मिता सेन पहली भारतीय महिला थीं जिन्होंने वर्ष 1994 में पहली बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। इसके बाद इस इंडस्ट्री में भारत के लिए नए नए अवसर बनते चले गए। उसके बाद बड़े बड़े जो इस तरह के पेजेंट्स होते थे, चाहे वो मिस वर्ल्ड हो, मिस यूनिवर्स हो, उसमें भारत की लड़कियां जीतने लगी। इस बात को सोचिए कि क्या 1994 से पहले भारत में ब्यूटी यानी सुंदरता नहीं थी? भारत में तब भी ऐसी महिलाएं थीं जो मिस यूनिवर्स बन सकती थी, लेकिन सुष्मिता सेन के इस खिताब को जीतने के बाद भारत का भाग्य बदल गया और ऑस्कर में आज की घटना भी भारत के लिए वैसा ही क्षण बन सकता है जैसा वर्षों पहले सुष्मिता सेन का मिस यूनिवर्स का खिताब जीतना था। हालांकि आज हम आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि भारत के लोगों ने RRR को सुपरहिट बनाकर पहले ही इसे सबसे बड़ा पुरस्कार दे दिया। किसी भी फिल्म के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार क्या हो सकता है? जब उस देश के लोग दिल से उस फिल्म को प्यार करें। वो तो भारत के लोगों ने वैसे ही दिया, कितना प्यार दिया। लेकिन हमारे देश के लोग आज भी सर्टिफिकेट लेने के लिए पश्चिमी देशों के इन अवार्ड्स को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। हमें सबसे पहले अपनी फिल्मों को सराहना है, हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है और फिर हमें अपने देश में अपनी संस्थाएं इतनी बड़ी करनी है, अपने पुरस्कार इतने बड़े करने हैं कि दुनिया भर की जो फिल्में हैं वो हमारे देश में आए पुरस्कार पाने के लिए। लेकिन आज भी हमारी वो जो गुलाम वाली मानसिकता है वो रहती है कि हमारे देश के लोग चाहे किसी फिल्म को, किसी गाने को कितना भी सुपरहिट क्यों ना बना दें, लेकिन हमें असली सफलता तभी दिखती है जब कोई विदेशी संस्था या ऑस्कर अवार्ड जैसे मंच पर हमें पुरस्कार मिलता है। असली सफलता आज भी तभी मानी जाती है। यानी सब कुछ करने के बाद भी सर्टिफिकेट हमें पश्चिमी देशों से ही चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस सफलता को भारत के लोगों के लिए गर्व की बात बताया है। लेकिन अब आप आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी का ट्वीट भी देखिए। जैसे भारत के प्रधानमंत्री इसे भारत की जीत बता रहे हैं, हम भी इसे भारत की जीत बता रहे हैं। लेकिन जगनमोहन रेड्डी लिखते हैं कि RRR फिल्म के इस गाने ने यह अवार्ड जीतकर दुनिया में तेलुगु झंडा ऊंचा किया है। हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे, बिल्कुल तेलुगु झंडा ऊंचा किया है, लेकिन तेलुगु भाषा भी भारत की ही भाषा है। आज आप खुद से यह सवाल पूछिए कि जब आपने ये फिल्म देखी थी तो उस समय आपके मन में क्या भाव था? क्या आपने ये फिल्म ये सोचकर देखी कि एक भारत में बनी फिल्म है, या आपने इस फिल्म को इसलिए देखा क्योंकि ये फिल्म आंध्र प्रदेश में बनी है और तेलुगु फिल्म है? लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसे भी क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय भाषा में बांट दिया है। यह हमारे देश की अपनी राजनीति है। अब आपको ऑस्कर अवार्ड्स की एक और शानदार और दिल छू देने वाली तस्वीर दिखाते हैं। और यह जो तस्वीर है
ये हम आज डेडिकेट कर रहे हैं हमारे देश की माओं को, या ये कह लीजिए कि दुनिया भर की माओं को। आज जब अमेरिका में वियतनाम मूल के मशहूर एक्टर जिनका नाम है के हुई क्वान, उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया तो वो बहुत इमोशनल हो गए, भावुक हो गए, और उन्होंने इस दौरान कहा कि मां, मैंने अभी अभी ऑस्कर जीता है। यानी सफलता के इस क्षण में किसी भी व्यक्ति के मन में सबसे पहले किसका नाम आएगा? अपनी मां का नाम आया। इस क्षण में उनकी जुबान पर जो पहला नाम था वो था उनकी मां। इसलिए अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये दुनिया की तमाम मांओं को समर्पित है। तो आपने देखा होगा जब हम सबसे ज्यादा कभी दुखी होते हैं तो भी मां का चेहरा याद आता है। जब हम किसी मुसीबत में फंसे होते हैं, जब डर लगता है, तब भी मां का चेहरा याद आता है। और जब खुशी का पल होता है, जब बहुत बड़ी सफलता मिलती है, तब भी मां ही सबसे पहले याद आती है। अब हम आपको बीबीसी में हुई बगावत के बारे में बताएंगे। बीबीसी के एक पत्रकार और न्यूज एंकर ने वहां की सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया। इसके बाद वहां की संसद ने इस पर आपत्ति की और फिर बीबीसी ने उस पत्रकार को सस्पेंड कर दिया और उनके टीवी शो से भी उन्हें हटा दिया। इस पत्रकार के निलंबन के विरोध में बीबीसी के बाकी पत्रकारों ने अपनी ही संस्था के खिलाफ बगावत कर दी और काम करने से इनकार कर दिया। और 3 दिन में यह दबाव इतना बढ़ गया कि आज बीबीसी को इस पत्रकार का निलंबन वापस लेना पड़ा। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी और स्वतंत्र पत्रकारिता की बड़ी बड़ी बातें करने वाला बीबीसी अपने देश में अपने ही पत्रकारों का मुंह कैसे बंद करता है जब वो उनकी सरकार पर सवाल उठाते हैं। बीबीसी ने ब्रिटेन की सरकार की आलोचना करने वाले अपने जिस टीवी एंकर को सस्पेंड किया, उनका नाम है गैरी लिनेकर। वो बीबीसी पर प्रसारित होने वाले फुटबॉल शो, बड़ा मशहूर शो है, मैच ऑफ द डे को होस्ट करते थे और उन्हें इस शो से हटाने की वजह है उनका एक ट्वीट जिसमें उन्होंने ब्रिटेन सरकार की एक नीति की आलोचना की जो वहां के शरणार्थियों के लिए बनाई गई है। अपने इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि ब्रिटेन सरकार की यह नीति उतनी ही क्रूर है जितनी क्रूर नाजी युग में जर्मनी की सेना थी और इसी वजह से यूरोपीय देशों की तुलना में ब्रिटेन में सबसे कम शरणार्थियों को जगह दी जाती है। उनके इस ट्वीट का ब्रिटेन के चांसलर जिनका नाम है जेरेमी हंट, उन्होंने विरोध किया और कहा कि बीबीसी के इस एंकर को सरकार की नीतियों के खिलाफ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और इसी के बाद बीबीसी ने अपने इस टीवी एंकर पर और पत्रकार पर कार्रवाई की और उन्हें सस्पेंड करने के बाद ऑफ एयर कर दिया, यानी अब वो टीवी पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। हालांकि बीबीसी की इस कार्रवाई का उनके अपने ही संस्था में बहुत विरोध हुआ और संस्था के अंदर बगावत हो गई। बीबीसी के बहुत सारे कर्मचारियों ने इस निलंबन के खिलाफ काम करना बंद कर दिया और जब बीबीसी के मैनेजमेंट पर दबाव बढ़ा तो उसे 3 दिनों में यह निलंबन आज रद्द करना पड़ा। यह पूरा विवाद ब्रिटेन सरकार की नई नीति से जुड़ा है जिसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें लेकर ब्रिटेन सरकार की आलोचना हो रही है। इसमें यह कहा गया है कि ब्रिटेन में अवैध रूप से आने वाले शरणार्थियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। ब्रिटेन की सरकार अब शरणार्थियों को किसी अन्य देश में भेजने की तैयारी कर रही है और इसके लिए उसने वर्ष 2022 में अफ्रीकी देश रवांडा के साथ एक समझौता किया। यह समझौता 5 वर्षों के लिए है और इसके मुताबिक अगर ब्रिटेन में कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से रहता हुआ पाया गया तो उसे रवांडा भेज दिया जाएगा। और यही वजह है कि ब्रिटेन की इस नई नीति का वहां अपने ही देश में विरोध हो रहा है। तो वहां पर यह जो नीति बनाई गई है, हमने इस नीति के बारे में पहले भी आपको बताया था, क्योंकि अब ब्रिटेन की जो सरकार है वो वहां लगातार आने वाले शरणार्थियों की वजह से बहुत परेशान हो रही है। लेकिन यहां बीबीसी के दोहरे मापदंडों को अब आपको समझना होगा। बीबीसी दूसरे देशों में अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है। अगर ऐसी कोई घटना भारत में हो जाए तो भारत में इसे लोकतंत्र से तुरंत जोड़ दिया जाता और बीबीसी कहता कि भारत में पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही है, मीडिया की आवाज दबाई जा रही है। और अक्सर ये लोग बात कहते भी हैं कि यहां पर किसी को सरकार से सवाल नहीं पूछने दिया जाता, लेकिन ब्रिटेन में वो अपने ही एक पत्रकार को कैसे हटा देते हैं ये आप देखिए। भारत के सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज ट्वीट करके बीबीसी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा है कि बीबीसी निष्पक्षता और स्वतंत्रता को लेकर बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन उसने अपने ही स्टार एंकर को सोशल मीडिया पर एक
टिप्पणी को लेकर सस्पेंड कर दिया। उन्होंने यह भी लिखा कि बीबीसी अपनी पत्रकारिता के जरिए फर्जी नैरेटिव तैयार करता है और उससे नैतिकता की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन इस घटना के बाद आपने भी देख लिया होगा कि बीबीसी के जो दांत हैं वो दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। और बीबीसी जैसी जो संस्थाएं हैं पूरी दुनिया में जाकर पत्रकारिता की बड़ी बड़ी बातें करती हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता के दावे करती हैं, लेकिन अपने ही देश में अगर उनका एक पत्रकार अपनी ही सरकार पर उंगली उठा देता है तो वो उस पत्रकार को ऑफ एयर कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। ये बात भारत के दर्शकों को, क्योंकि भारत में लोग आज भी ये समझते हैं कि बीबीसी एक बहुत ही विश्वसनीय चैनल है, बहुत ही विश्वसनीय संस्था है, उन्हें ये बात ध्यान से देखनी चाहिए।